भाग 3। गिरने के बाद कुछ देर के लिए तो अविका का दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया, पर जैसे ही उसे समझ आया वो धीरे से खड़ी हुई। पैर और हाथों में चोट की वजह से दर्द महसूस होते ही उसने आंखें कसकर बंद कर ली। आंखों से आंसू बाहर छलके। उससे पहले ही अविका ने उन्हें साफ कर दिया। सामने देखने पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आया। बस गाड़ी की हेडलाइट की वजह से उसने आंखों पर हाथ रख लिया। वो जैसे तैसे खड़ी हुई तब तक गाड़ी से एक शख्स बाहर आया और उसकी तरफ देखकर कहा, ओ हेलो, आंखें है या बटन दिखाई नहीं देता क्या? इतनी बड़ी गाड़ी के सामने चली आई। मरने का इतना ही शौक है तो नर्मदा जी में छलांग लगा दो। मेरी गाड़ी ही मिली थी क्या? अविका ने अब गुस्से से कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपको दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और आपकी गाड़ी बड़ी है, इसका मतलब आप हम छोटी गाड़ी वालों को यूं ही टक्कर मारकर कुचल देंगे। समझते क्या है आप अपने आप को? एक तो गलती आपकी है, फिर भी सॉरी कहने की जगह यहाँ मुझे सुनाने चले आए। कबीर उसकी बात पर हंस पड़ा। उसने हंसते हंसते गंभीर होकर कहा, सॉरी, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को। पहले तो जान करके। अविका ने उसके सामने जाकर गुस्से से कहा, लुक मिस्टर व्हाटएवर, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए और प्लीज अपने दिमाग का कचरा अपने पास समेट कर रखिए। मुझे मत सुनाइए और अब अपनी वीआईपी गाड़ी को हटाओ ताकि मैं निकल सकूं। अविका ने बिना उसका जवाब सुने अपनी स्कूटी उठाई। देखा तो उसका हैंडल एक तरफ हो चुका था और घूम भी नहीं रहा था। कबीर गुस्से से उसे ही घुरे जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझसे, कबीर सिंघानिया से ऐसे बात कर रही है। कबीर अपनी गाड़ी में बैठा कुछ देर अविका को परेशान होते देखता रहा। अंधेरे और मुंह पर स्कार्फ होने की वजह से वो अविका का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो हेडलाइट पड़ने की वजह से अविका ने चेहरा घुमा लिया। उसे देख कबीर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, पर कुछ सोचकर फिर गाड़ी से बाहर आया और अविका के सामने आकर बोला, इस सुनसान और अंधेरी सड़क पर मैं एक अकेली लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं या फिर आप किसी को कॉल करके बुला लीजिए, मैं तब तक यहीं हूँ। अविका ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं कॉल कर लूंगी, आप जा सकते हैं। कबीर गाड़ी में जाकर बैठ गया तो अविका मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, कैसा बेरहम इंसान है ये, एक लड़की को ऐसे छोड़कर जा रहा है। एक तो ये स्कूटी इसकी वजह से चालू ही नहीं हो रही है और यहाँ कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रहा है, पर मैं ऐसे अपनी गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकती, क्या करूं? अविका ने कुछ सोचकर विशेष को कॉल लगाया, पर उसने बिजी होने की बात कहकर कॉल कट कर दिया। अविका ने कुछ सोचते हुए सचिन को कॉल लगाया। कबीर गाड़ी में बैठा उसे ही देख रहा था। हाँ अविका बोलो। सचिन ने कॉल रिसीव किया। सचिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर तुम फ्री हो तो। अविका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो यार, दोस्त है हम और दोस्तों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। खैर तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? सचिन ने अविका की बात सुनकर कहा। अविका ने उसे लोकेशन बताते हुए सब राम कहानी सुनाई तो सचिन ने कहा, मुंह तोड़ देती ना उस साले का, लड़की को हेल्प करने और सॉरी बोलने की जगह धौंस जमा रहा था। सचिन ने गुस्से में कहा तो अविका ने कहा, तुम प्लीज जल्दी आओ ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। सचिन ने उससे फोन चालू रखने के लिए कहा और जल्दी से ऑटो करके अविका के पास पहुंचा। उसने ऑटो से उतरकर अविका को देखा और फोन की लाइट ऑन की और पूछा, तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं आई? इधर कबीर ने फ्लैशलाइट की रोशनी में जब सचिन का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया और खुद से ही बोला, सचिन यहाँ क्या कर रहा है? सचिन की बात सुनकर अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो सचिन ने उसका हाथ पकड़ कर देखा और कहा, ठीक हो तो फिर ये क्या है? इतनी चोट आई है फिर भी कह रही हो ठीक हो? अविका ने सचिन को अपनी परवाह करते देख कहा, सचिन इतनी चोट तो बचपन में भी लग जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, घर जाकर पट्टी कर लूंगी तो ठीक हो जाएगी। सचिन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ऑटो में बैठो, मैं सामान रख देता हूँ और स्कूटी में ठीक करवा कर कल रेस्टोरेंट ले आऊंगा। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे चलकर ऑटो में बैठ गई। सचिन ने उसका लाया हुआ सामान ऑटो में रखा और ऑटो वाले से अविका को ठीक से घर पहुंचाने का कहकर अविका से घर पहुंचते ही कॉल करने के लिए कहा। अविका के जाते ही कबीर अपनी गाड़ी से उतरकर सचिन के पास आया तो सचिन ने उसकी तरफ उजाला करते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कबीर ने सचिन की तरफ देख उल्टा सवाल दागा, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये लड़की कौन थी जिसकी बड़ी केयर की जा रही थी? सचिन ने उसे घूरते हुए सवाल किया, कहीं तूने ही तो उसे टक्कर नहीं मारी और गलती होने पर भी सॉरी कहने की बजाय उसे सुनाने लगा? उसकी बात सुनते ही कबीर ने कहा, बात को बदल मत और ये बता कि चक्कर क्या है और मुझे क्यों नहीं बताया?
सच्ची ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, पागल है क्या? वो दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त, और मैं इसी के रेस्टोरेंट में शेफ हूँ। और मेरी छोड़, तू ये बता, तूने ही गिराया ना उसे? कबीर ने उसके हाथ से फोन छीनकर फ्लैशलाइट ऑफ करके कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, और इसमें अकेले मेरी गलती नहीं है, थोड़ी गलती उसकी भी थी। तू ज्यादा पैरवी मत कर उसकी, चल घर चल। तू जा, मैं इसको ठीक करवा के इसी से घर चला जाऊंगा। सचिन ने कबीर की बात का जवाब देते हुए कहा। कबीर ने सचिन की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, दोस्त है या दोस्त से कुछ ज्यादा? सचिन ने हैंडल को घुमाते हुए कहा ना, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और बहुत अच्छी लड़की है यार, और अगर कुछ होता तो तुझे नहीं बताता क्या? सचिन की बात पर यकीन करते हुए कबीर ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, अच्छा चल, चलता हूँ, मिलते हैं फिर कभी। कबीर जाने लगा तो सचिन ने कहा, कबीर। कबीर ने अपने कदम रोक कर पलट कर देखा। वो बहुत सीधी लड़की है, पैसे वाली नहीं है तेरी तरह, पर खुद का कमा कर खाती है, तो प्लीज किसी को जाने बगैर जज मत किया कर। कबीर ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। सचिन ने उसकी जाती हुई गाड़ी को देखकर कहा, तू मेरा दोस्त है, फिर भी इंसानों को पैसों से तोलता है। तेरी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सचिन ने एक बार फिर टॉर्च ऑन की और स्कूटी के हैंडल को मूव किया। कुछ देर में स्कूटी चलने लायक कंडीशन में आई तो सचिन उसे मैकेनिक के पास लाया और उसकी सर्विसिंग करवाई। अविका ऑटो से घर पहुंची और सामान उतार कर लंगड़ाते हुए अंदर आई। कुमुद ने उसके हाथों से अपना सामान छीना और रूम में चली गई। जानकी जी ने भी अविका से सामान लिया और अंदर चली गई। अविका के आंसू एक बार फिर छलकने को थे, पर फिर उसने मुस्कुराते हुए आंसुओं को पी लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुलेखा जी ने उसे देखा और उसके पास चली आई। क्या हुआ शोना, ये चोट कैसे लगी? सुलेखा जी ने उसे बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। अविका ने अपना दर्द छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट है। सुलेखा जी ने टेबल के दराज से दवाइयों का बॉक्स निकाला और कॉटन लेकर उसमें डेटॉल लेकर उसकी कोहनी पर लगा दी। उसको साफ करने लगी। हाथ आगे किया तो अविका बेड पर खड़ी हो गई और बोली, दादी वो जलता है, मैं नहीं लगवाऊंगी। सुलेखा जी ने हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, थोड़ी सी ही तो चोट है ना, नहीं चलेगा। अविका ने फिर हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं दादी, ये थोड़ा सा नहीं है। अपनी पटियाला सलवार उठाते हुए कहा, देखिए ये भी तो है। सुलेखा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उससे बात करते हुए उसकी चोट को साफ करने लगी। यहाँ वहाँ की बातें करते हुए अविका को पता भी नहीं चला और सुलेखा जी ने उसकी चोट को डेटॉल से साफ किया और कहा, तेरे पापा भी ऐसे ही थे, चोट लग जाती तो इस डर से नहीं दिखाता था कि पहले तो माँ से मार मिलेगी, फिर डॉक्टर से इंजेक्शन और फिर हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध सुनते ही अविका ने बुरा सा मुंह बनाया। सुलेखा जी ने उसे देखा, वो मुस्कुराई और किचन से हल्दी का लेप बनाकर लाई और उसकी चोट पर लेप लगाकर कहा, इससे जल्दी ही आराम हो जाएगा। तूने खाना खाया? अविका ने नाव में सिर हिलाया तो सुलेखा ही उसके लिए खाना लेकर आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। अविका ने खाते हुए कहा, दादी माँ पापा की शादी कैसे हुई थी, वो कैसे मिले? सुलेखा जी ने उसे रोटी खिलाते हुए कहा, हम लोग एक शादी में गए थे, वही तेरी माँ और उसका परिवार भी आया हुआ था। तेरी माँ को तो मैंने देखते ही पसंद कर लिया था। वहीं पर हम लोगों ने बातचीत करी और तेरे पापा और माँ की एक मुलाकात करवाई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और रिश्ता पक्का हो गया। अविका ने उत्सुकता से पूछा, फिर? सुलेखा जी ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, फिर 2 महीने में ही शादी का मुहूर्त निकलवाया, बसंत पंचमी का, और तेरी माँ बहू बनकर इस घर में आई। तेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, जैसी तू है, इसलिए जानकी को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। ऊपर से वो एक सरकारी टीचर थी और जानकी कम पढ़ी लिखी, इसलिए दोनों में कभी बनी नहीं। सुलेखा जी को उदास देख अविका ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, दादी आप उदास क्यों हो रही है? सुलेखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त भी उम्मीद भरी नजरों से जानकी की तरफ देखा था। न जाने कैसी निर्दय थी वो, जो उसने उस वक्त भी मुंह फेर लिया। सुलेखा जी की आंखें भर आई। अविका उनके गले लग गई और बोली, दादी प्लीज आप ऐसे उदास मत होइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए आप ही मेरी सब कुछ है। आपने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, तो मैं भी तो आपकी बेटी हुई ना। सुलेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बेटा है मेरा, पर इन लोगों को जवाब देना भी सीख। ये इस काबिल नहीं है कि इनके सामने सिर झुकाकर सब सुना जाए। अविका ने दादी की गोद में सिर रख लिया और कहा, दादी लोरी सुनाओ ना। सुलेखा जी ने लाइट बंद की और अविका के सिर पर थपकी देते हुए लोरी गुनगुनाने लगी।
कुछ ही देर में अविका को नींद लग गई और सुलेखा जी भी सो गई। क्या कबीर की होने वाली है अविका की जिंदगी में एंट्री? क्या कबीर बनेगा अविका के जख्मों का मरहम या उसे देगा कोई नया दर्द? आखिर सचिन को क्यों नहीं पसंद है कबीर का नेचर और अब क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ